ये डिस्कवरी किस चीज़ की? नंबर 1, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि अपोजिट पार्टी के पास है, उनको डिस्कवर करवाना है। पहली बात आ गई। फिर आ गया इंटेरोगेटरीज। ये क्या होती है? एक तो डॉक्यूमेंट्स आ गए अपोजिट पार्टी से, दूसरा डिस्कवरी करवाना, यानी जो फैक्ट्स क्लियर नहीं है उनकी मजीद उनसे निकलवाने के लिए कि असल बात क्या है। ये एक क्वेश्चनियर, एक सवालनामा की सूरत में अपोजिट पार्टी को दिया जाता है, भाई इन बातों का आप जवाब दें। तो ये दो बातें हो गई, डिस्कवरी बाई इंटेरोगेटरीज एंड डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, प्रोड्यूस करो ये डॉक्यूमेंट्स। इंस्पेक्शन किस चीज़ की? डॉक्यूमेंट्स की। ये प्रोडक्शन, ये इंस्पेक्शन, उन डॉक्यूमेंट्स को आप देख सकती है अपोजिट पार्टी कि भाई मुझे ये दो, मैंने इनको इंस्पेक्ट करना है। तो ये तीन चीज़ों के अगेंस्ट घूम रहा है। अब ये इंटेरोगेटरीज के रूल हैं 1 to 11, ये इंटेरोगेटरीज से रिलेटेड है। फिर 12 to 14 ये प्रोडक्शन डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। और आगे 15 to 23 जो रूल्स हैं ये इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। सो ये ऑर्डर देखने में मुश्किल लगता है लेकिन बहुत इजी ये ऑर्डर। सेक्शन इसका 30 है आई थिंक। वो सेक्शन अगर आप देखो इसमें सेक्शन 30 है आई थिंक। तो ये 30, हाँ सेक्शन 30 को देखो। इसमें क्या कह रहे हैं? सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब द कोर्ट में एट एनी टाइम ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी। किसी पार्टी ने एप्लीकेशन दी है या सुओ मोटो खुद से भी कोर्ट कर सकती है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे बातें हैं। ए में देखें, मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी और रीजनेबल इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू डिलीवरिंग एंड आंसरिंग ऑफ इंटेरोगेटरीज। आ गई है ना इंटेरोगेटरीज, इससे रिलेटेड। द एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब ये एडमिशंस का ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर ये हम 11 कर रहे हैं ना, ऑर्डर नंबर 12 वो एडमिशन का है, इससे रिलेटेड। एंड फैक्ट्स, एडमिशंस दो तरह के होते हैं। हम ये ऑर्डर जब पढ़ेंगे उसमें एक तो फैक्ट्स को किसी को एडमिट करना या किसी डॉक्यूमेंट को एडमिट करना, वो नेक्स्ट ऑर्डर में है। एंड डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स प्रोडिक्टाइव एज एविडेंस। ये गलत वर्ड है, बहरहाल एनी हो। इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्या कर सकती है कोर्ट? इन सब से रिलेटेड डिस्कवरी करवा सकती है कि भाई ये डॉक्यूमेंट आप लेके आओ, ये आप कोई इंटेरोगेटरी है उससे रिलेटेड ऑर्डर दे सकती है। ये सेक्शन 30 में है सारा कुछ। अच्छा, सेक्शन 30 के साथ सेक्शन 32 कनेक्टेड है। इसमें यह है कि अगर जो सेक्शन 30 में बातें कही गई हैं, कोई ऑर्डर कोर्ट ने पास की हैं, उनसे रिलेटेड कोर्ट उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती तो क्या होगा? पेनल्टी लगेगी, उसके वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी अटैच और सेल भी हो सकती है। इम्पोज अ फाइन अपॉन हिम एक्सीडिंग 2000 रुपीज़, 2000 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है। सो ये 30 और 32 है इसके कनेक्टेड सेक्शंस, एडमिशंस, इंटेरोगेटरीज, इससे रिलेटेड। अब सेक्शन ये इसका रूल 1 अगर हम देखें, ये इंटेरोगेटरीज का है। क्या कह रहे हैं इसमें? इन अ सूट, इन एनी सूट द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। अब ये दोनों देखें, ये जो इंटेरोगेटरीज हैं या तो ये प्लेंटिफ भी कर सकता है या डिफेंडेंट भी कर सकता है। कुछ बातें, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ये प्लीडिंग्स है ना, इसने दावा लिखा, इसने जवाब दावा लिख दिया, ठीक है ना, जवाब दावा इसने कोर्ट में। कुछ बातें जो फैक्ट्स हैं जो अनक्लियर है, ये ऑर्डर है 11 सरफराज। कुछ बातें ऐसी हैं जो दावे में या जवाब दावे में कुछ फैक्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, तो उसके लिए कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट नहीं, दूसरी पार्टी यहाँ पे इस ऑर्डर के अंडर वो एक सवालनामा भेज सकती है कि भाई ये इंटेरोगेटरीज हैं, ये सवाल है, इनके आप जवाब दो इन फैक्ट्स से रिलेटेड। तो ये एक
बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो क्लियरली मेंशन नहीं किए जाते अपनी प्लेटिंग्स में। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो जिनका हिंट दिया जाता है लेकिन उनको प्रॉपरली बयान नहीं किया जाता। उन सिचुएशंस में ये इंटेरोगेटरीज वगैरह अगर कोई पार्टी चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन इन प्रैक्टिस इतना ज़्यादा इसका यूज़ है नहीं। इंटेरोगेटरीज का प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन ये बड़ी कारामद चीज़ है। आपके पास एक टूल है कि दूसरी पार्टी को आप सवालनामा भेज दो कि भाई जो ये बात लिखी है इसको क्लियर करो, तो ये उससे रिलेटेड है। एनी पार्टी, चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, प्लेंटिफ को लगता है जवाब दावे में कोई फैक्ट है जिसको मजीद चाहिए कि क्लियर नहीं हो रहा, तो वो इसको इंटेरोगेटरीज कर सकता है इससे डिफेंडेंट से। डिफेंडेंट को लगता है कि प्लेंट में कुछ ऐसी बात है तो वो उससे पूछ सकता है। तो यही है इसमें, इन एनी सूट द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बाय लीव ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट की लीव, यानी आपको कोर्ट को अप्लाई करना पड़ेगा कि जी हम इससे ये इंटेरोगेटरीज करना चाह रहे हैं, इस फैक्ट से रिलेटेड हम इससे ज़्यादा बात कुछ पूछना चाह रहे हैं। अगर कोर्ट अलाउ करती है तो डेफिनेटली होगा। बाय लीव ऑफ द कोर्ट may deliver interrogatories in writing for the examination of the opposite party or any one or more of such parties। किसी जो पार्टीज हैं उसमें अगर किसी खास डिफेंडेंट से कुछ पूछना है या प्लेंटिफ ज़्यादा है, किसी एक प्लेंटिफ से कोई बात पूछनी है, तो किसी खास स्पेसिफिक पर्सन को भी भेज सकते हैं, किसी खास उसमें। यहाँ पे कोर्ट को हम अप्लाई करेंगे, अगर कोर्ट अलाउ कर रही है तो फिर ये इंटेरोगेटरी सवालनामे भेजे जाएंगे जिस भी पर्सन से हम उस फैक्ट से रिगार्डिंग किसी बात को इंटेरोगेट करना चाह रहे हैं, उससे मजीद मालूमात लेना चाह रहे हैं। When delivered shall have a note at foot। अब ये एक कंपलसरी बात कर रहे हैं कि जब हमने इंटेरोगेटरीज भेजनी है ना, जो सवालनामा हमारा होगा उसमें हमने उसके एंड पे एक फुट नोट देना होता है कि भाई ये किस स्पेसिफिक पर्सन ने इस इंटेरोगेटरी का जवाब देना है, यही लिखा हुआ है। When delivered shall have a note at the foot thereof stating which of such interrogatories each of such person is required to answer। कि किस स्पेसिफिक पर्सन ने ये हमारा सवालनामा आ गया जो कि हमने भेज दिया, ये फॉर इंस्टेंस प्लेंटिफ ने भेजा, ये इंटेरोगेटरीज है जी हमारी। यहाँ पे फुट नोट में हमने ये लाजमी बताना है कि भाई ये डिफेंडेंट नंबर जो 4 है उसने इसका जवाब देना है, इस बात का किसने जवाब देना है, तो ये कंपलसरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि जनरली भेज दो, ये स्पेसिफिकली इस रूल में मेंशन कर रहे हैं। अब 2 प्रोवाइजोज इसमें ऐड है। प्रोवाइडेड दैट नो पार्टी शैल डिलीवर मोर देन 1 सेट ऑफ इंटेरोगेटरीज टू द सेम पार्टी विदाउट एन ऑर्डर फॉर दैट पर्पस। एक पर्सन है डिफेंडेंट नंबर 1 है, इसको एक दफ़ा ये सवालनामा भेज दिया गया, ठीक है, इसने इसके जवाब दे दिए जिस तरह भी। अब दोबारा इसको सेकंड ही भेज सकते हैं आप, इंटेरोगेटरीज का एक नया सवालनामा भेज दिया, इनके भी अब जवाब दो। नहीं, अगर तो कोर्ट अलाउ करती है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। सो पहली दफ़ा जरा सोच समझ के भेजना चाहिए। नेक्स्ट प्रोवाइजर प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इंटेरोगेटरीज विच डू नॉट रिलेट टू एनी मैटर इन क्वेश्चन इन सूट शैल बी डीम्ड इररेलेवेंट। सीधी सी बात है, वो कह रहे हैं कि जो इंटेरोगेटरीज जो ये सवालनामे में बातें पूछी गई हैं अगर तो वो इररेलेवेंट है, विच डू नॉट रिलेट टू एनी क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि जो आपने इंटेरोगेटरीज भेजी हैं अगर वो इररेलेवेंट है, उनका मैटर से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे रिलेटेड जब आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में जाना है तो उससे रिलेटेड आप सवाल नहीं पूछ सकते हो, वहाँ पे आप फिर भी पूछ सकते हो। देखें, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इंटेरोगेटरीज विच डू नॉट रिलेट टू एनी मैटर इन क्वेश्चन इन द सूट शैल बी डीम्ड इररेलेवेंट। वो इररेलेवेंट तो हैं, लाजमी बात है, नॉट विथस्टैंडिंग दैट दे माइट बी एडमिसिबल ऑन द ओरल क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस। लेकिन फिर भी बेशक वो इररेलेवेंट हैं, लेकिन फिर भी जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा किसी विटनेस का तो उससे ओरली हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यहाँ तक इंटेरोगेटरीज की अगर समझ नहीं आई तो मुझे पूछो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, बड़ा सिंपल सा है। कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी को किसी फैक्ट से रिलेटेड विद द लीव ऑफ द कोर्ट, यानी वो एप्लीकेशन देगा कि जी मैं इससे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये फैक्ट क्लियर नहीं है, वो अगर तो कोर्ट अलाउ करती है तो वो ये इस किस्म का सवालनामा उसको भेजा जाएगा। और एक पर्सन को एक ही सवालनामा देना, ये नहीं कि आज इंटेरोगेटरीज दी
फिर 2 हफ्ते बाद जी मैंने ये बात भी पूछनी है, नई इंटेरोगेटरीज नहीं, वो कोर्ट नॉर्मली अलाउ भी नहीं करेंगे, उसके लिए बड़ी सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। तो ये था इसका रूल 1, सिंपल सी बात थी। अभी भी समझ नहीं आया तो इंटेरोगेट करना, किसी को क्या किसी से इंटेरोगेट करना, किसी से मज़ीद किसी बात से रिलेटेड उसको पूछना, यानी अब इसका मैं उर्दू, हाँ वो अब ये उसका उर्दू में इंटेरोगेट से ही निकला है ना, कि तफ्तीश करना कि किसी ने कोई फैक्ट लिखा है उससे रिलेटेड बातें क्लियर नहीं है, तो आप कह रहे हो कि मज़ीद बताओ भाई ये क्या बात लिखी हुई है आपने, तो उसको फर्दर प्रॉब करना, उससे फर्दर उसका जवाब लेना, ये इस किस्म की बात है। कॉस्ट ऑफ इंटेरोगेटरीज, सॉरी रूल 2, पर्टिकुलर्स इंटेरोगेटरीज टू बी सबमिटेड। अब ये देखें, ये प्रोसीजर की बात है। पहला जो रूल 1 था वो जनरल था, अब यहाँ से प्रोसीजर की बात वो कर रहे हैं। ऑन एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिलीवर इंटेरोगेटरीज, जब एप्लीकेशन दे रहे हैं ऑब्वियसली ये कोर्ट को हमने अप्लाई करना होता है, सीधा ही अगर उसको दे रहेंगे इंटेरोगेटरीज तो वो तो नहीं मानेगा, कोर्ट को हम देंगे एप्लीकेशन, कोर्ट अलाउ करती है तो फिर भेजते होते हैं। ऑन एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिलीवर इंटेरोगेटरीज, द पर्टिकुलर इंटेरोगेटरीज proposed to be delivered shall be submitted to the court. In deciding upon such application, the court shall take into account any offer which may be made by the parties sought to be interrogated to deliver particulars or to make admissions or to produce documents relating to the matter in question or any of them. देखें, सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जब आपने कोर्ट को देनी है ना एप्लीकेशन कि जी ये हम इनसे इंटेरोगेटरीज पूछनी है, तो कौन कौन से सवाल पूछने हैं, किन किन बातों से रिलेटेड, किन किन फैक्ट्स से रिलेटेड पूछने हैं, वो हमें कोर्ट में सबमिट करवाना पड़ेगा। भाई ये सवालनामा है, ये हम इनसे पूछना चाह रहे हैं, हमें अलाउ किया जाए। अब कोर्ट फिर फर्दर उस पर देखती है कि क्या एडमिशन करवाने हैं, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ये कोर्ट पे है। बहरहाल हमने उनको कोर्ट को अप्लाई करते हुए साथ प्रपोज्ड इंटेरोगेटरीज, प्रपोज्ड क्वेश्चन साथ देने होते हैं, ठीक है। इन डिसाइडिंग अपॉन सच एप्लीकेशन, जब कोर्ट डिसाइड कर रही होगी तो कोर्ट इस बात को भी देखेगी कि कोई ऑफर किसी पार्टी की तरफ से की जा रही है, कि कोई एडमिशन करना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो इस किस्म की बातों को भी ये इंटेरोगेटरीज की एप्लीकेशन को डिसाइड करते हुए कोर्ट ने इन मैटर्स को भी कंसिडर करना होता है। एंड लीव शैल बी गिवन एज टू सच ओनली ऑफ द इंटेरोगेटरी सबमिटेड एज द कोर्ट शैल कंसिडर नेसेसरी ईदर डिस्पोज। अब ये आपने सवालनामे के अंदर 15 लिख के भेज देंगे इंटेरोगेटरी, ये 15 सवालों का जवाब दो। कोर्ट कहती है नहीं ये 5, 6 नंबर, 7, 8 नंबर ये इररेलेवेंट है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं, तो वो कोर्ट उनको निकाल के भी कह सकती है। जो रेलेवेंट बातें हैं वो ही कोर्ट कहेगी कि इनसे रिलेटेड आप पूछ लो, आप ठीक कह रहे हो, ये बातें क्लियर नहीं है, इन फैक्ट से रिलेटेड उनसे पूछा जाना चाहिए। तो जो इररेलेवेंट होंगी उनको कोर्ट निकाल सकती है, कोर्ट के पास सारी पावर है। ठीक हो गया। एंड लीव शैल बी गिवन एज टू सच ओनली ऑफ इंटेरोगेटरीज सबमिटेड एज द कोर्ट शैल कंसिडर नेसेसरी। कोर्ट ने देखना है कि कौन सी ज़रूरी है, जो ज़रूरी है उन्हीं से रिलेटेड कोर्ट कहेगी कि भाई ये सवाल पूछो, जो इररेलेवेंट है उनको तो कोर्ट स्ट्राइक आउट कर देगी ना कि ज़रूरत नहीं है। 3 कॉस्ट ऑफ इंटेरोगेटरीज, अब इस सारे प्रोसीजर की जो कॉस्ट होगी वो कौन पे करेगा। इन एडजस्टिंग द कॉस्ट ऑफ द सूट, इंक्वायरी शैल एट द इंस्टांस ऑफ एनी पार्टी मेड इनटू the propriety of exhibiting such interrogatories, and if it is opinion of the taxing officer or of the court, either with or without an application for inquiry, that such interrogatories have been exhibited unreasonably, vexatiously or at improper length, the cost occasioned by the said interrogatories and the answers thereto shall be paid in any event of the party इन फॉल्ट। यानी अगर फजूल किस्म की इंटेरोगेटरीज में वो कह रहे हैं लेंथी पूछी गई है बगैर किसी वजह के, तो जो ये पार्टी की वजह से जिसने पूछी है तो ये कोर्ट डिसाइड करेगी भी इसकी कॉस्ट वगैरह किसने पे करनी है। ये इतनी सी बात है, भी ज़रूरी तो नहीं 100 इंटेरोगेटरीज भेज दी हैं, कोर्ट का टाइम ज़ाया हो रहा है, ये वो, तो जितनी भी कॉस्ट है वो ये फॉल्ट पे जो होगी वही पार्टी पे करेगी। 4 में क्या है, फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटरीज। आपको पता है सीपीसी के एंड पे, इन ऑर्डर्स के एंड पे जितने भी फॉर्म्स हैं वो बताए गए हैं कि भाई ये किस तरह लिखे जाएंगे। अब इसमें कह रहे हैं फॉर्म नंबर 2 इन अपेंडिक्स सी, अगर आप
सीपीसी के एंड पे अपेंडिक्स सी निकालें, उसका फॉर्म नंबर 2 है। उसमें बताया गया है कि ये जो इंटेरोगेटरीज भेजनी है इनका स्केलेटन क्या होगा, इनका स्पेसिमन क्या होगा, यानी जिस तरह इसको लिखना है फ्रेम करने, जैसे हमने दावा दिल लिखना होता है तो दावे का भी तो एंड पे बताया गया ना कि फ्रेम कैसे होता है, दावा किस तरह लिखा जाता है। सेम लाइक ये इंटेरोगेटरी से रिलेटेड फॉर्म ये है, फॉर्म नंबर कौन सा, फॉर्म नंबर 2 है अपेंडिक्स सी, इसके अकॉर्डिंगली हमने ड्राफ्ट करके देना होता है इंटेरोगेटरीज। कॉरपोरेशन यानी आर्टिफिशियल बंदे हैं जिनमें डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, एक या एक से ज़्यादा बंदे होते हैं, वो ये उससे रिलेटेड है कि अगर उनसे कोई इंटेरोगेटरीज करने हो तो फिर क्या होगा। वेयर एनी पार्टी टू अ सूट इज़ अ कॉरपोरेशन, जो पार्टी है जिससे हमने इंटेरोगेटरीज जिसको भेजनी है वो तो कॉरपोरेशन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और बॉडी ऑफ पर्सन या एक से पार्टनरशिप है, 4-5 बंदे हैं, ठीक है। वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू सू और बी सूड वेदर इन इट्स ओन नेम और द नेम, यानी वो है एनी अपोजिट पार्टी मे अप्लाई फॉर एन ऑर्डर अलाउइंग हिम टू डिलीवर इंटेरोगेटरीज टू एनी मेंबर और ऑफिसर ऑफ सच कॉर्पोरेशन और बॉडी। तो कोर्ट से आप अलाउ कर सकते हैं, एप्लीकेशन देंगे कि जी हम इस फलाने से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, इससे हमने कोई इंटेरोगेटरीज वगैरह करनी है, इसको सवालनामा भेजना है, कोर्ट अलाउ करेगी तो उसको भी भेजी जा सकती है। ऐसे नहीं होगा कि कोर्ट कह दे कि नहीं ये तो कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट है सूट, तो कॉर्पोरेशन को तो वहाँ पे नहीं आप किसी को भी भेज सकते, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नहीं, वहाँ के जो मेंबर्स हैं जो ऑफिसर्स हैं उनमें से भी किसी को ये सवालनामा भेजा जा सकता है। 6 ऑब्जेक्शंस टू इंटेरोगेटरीज बाय आंसर्स। अब ऑब्जेक्शंस हैं उनके बारे में है, ये सारा प्रोसीजर चल रहा है। Any objection to answering any interrogatory on the ground that it is scandalous or irrelevant or not exhibited bona fide for the purpose of the suit, or that the matter inquired into are not sufficiently material at that stage, or any other ground may be taken in the affidavit in answer। वो कह रहे हैं कि ये जो मैंने इंटेरोगेटरीज भेजनी है तो उससे रिलेटेड अगर मुझे कोई ऑब्जेक्शन है मेरे पास आ गई है तो मैं उस पर ऑब्जेक्शन जो रेज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एक एफिडेविट के थ्रू करना है। ऑब्जेक्शन तो कोई भी रेज कर सकता है ना, ये चीज़ ये जो इसने इंटेरोगेटरी में बात पूछी है ये बड़ी स्कैंडलस है, ये इररेलेवेंट है, पहले तो कोर्ट डिसाइड कर रही है, लेकिन अगर कोर्ट ने कह दिया, कोई भी पार्टी जो ऑब्जेक्शन रेज कर रही है ना, इस रूल में सिंपल इतनी सी बात की है कि भाई मे बी टेकन इन द एफिडेविट इन आंसर, जो एफिडेविट देना ना आपने आंसर में उसमें आप इसको दे सकते हो, ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हो। 7 सेटिंग असाइड एंड स्ट्राइकिंग आउट इंटेरोगेटरीज। अब ये किसने करनी है, कोर्ट ने करनी है। एनी इंटेरोगेटरीज मे बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड दे हैव बीन एग्जिबिटेड अनरीजनेबली और वेक्सेशियसली और स्ट्रक आउट ऑन द ग्राउंड दैट दे आर प्रोक्लिक्स, ये इसका मतलब है बड़ी लेंथी सी बात है, ऑप्रेसिव है, अननेसेसरी है, स्कैंडलस है, एंड एनी एप्लीकेशन फॉर दिस पर्पस मे बी मेड विद इन 7 days आफ्टर सर्विस ऑफ द इंटेरोगेटरीज। किसी पर्सन ने, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इंटेरोगेटरीज भेज दी, दूसरी पार्टी के पास ये राइट है कि विद इन 7 days वो उसको ऑब्जेक्ट कर सकता है, उसको स्ट्रक आउट करने के लिए वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है कि ये इररेलेवेंट बातें हैं, स्कैंडलस है, या जो भी उसको ऑब्जेक्शन है। सिंपल सी ये प्रोसीजर चल रहा है। वो कह रहा है कि दूसरी पार्टी जिसको भेजी गई है इंटेरोगेटरीज वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है कि जी इनको स्ट्राइक आउट करो, इनको ख़त्म करो, ये बातें इसने ठीक नहीं पूछी इसमें। एफिडेविट इन आंसर फाइलिंग। Interrogatories shall be answered by affidavit to be filed within 10 days or within such other time as the court may allow। अब यहाँ पे सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जो हमने इंटेरोगेटरीज चली गई, जो उनका जवाब आना है वो एफिडेविट में आना है। अब नेक्स्ट रूल में बताया गया कि ये फॉर्म नंबर 3 बताया गया, फॉर्म अपेंडिक्स सी, फॉर्म नंबर 2 इंटेरोगेटरीज जो सवाल नंबर भेजना है, फॉर्म नंबर 3 है जो अपेंडिक्स सी का ही सीपीसी के एंड में, उसमें बताया है कि ये जो एफिडेविट पे आपने इसका जवाब देने ना उसका क्या स्केलेटन होगा। तो वो अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 3 अपेंडिक्स सी जो एंड पे हमारे फॉर्म लगे हुए ना उनको ज़रूर आप देख लेना। तो ये वहाँ से हमें सिर्फ पता लग जाता है कि इनको ड्राफ्ट ऐसे करना है।
ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है और जवाब हमेशा एफिडेविट पे देना है। नो एक्सेप्शन टू बी टेकन, नो एक्सेप्शंस शैल बी टेकन टू एनी एफिडेविट इन आंसर बट द सफिशिएंसी और अदरवाइज ऑफ एनी सच एफिडेविट objected to as insufficient shall be determined by the court. No exception shall be taken to any affidavit in answer but the sufficiency or otherwise of any such affidavit objected to as insufficient shall be determined। यानी अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है कि जी ये एफिडेविट इनसफिशेंट है, प्रॉपरली इसको यानी 50 रुपए का लगाना था इसने 10 रुपए का लगा दिया, इस किस्म की बातें वो कहते हैं कोर्ट ही डिटरमिन करेगी कि क्या सफिशेंटली प्रॉपरली जो लगाना था स्टैम्प पेपर वो लगाया गया या नहीं लगाया गया। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जरूर। अच्छा 11 ये इम्पोर्टेंट है, ऑर्डर टू आंसर और आंसर फर्दर। ये इंटेरोगेटरीज भेजी गई, उनका जवाब आ गया थ्रू एन एफिडेविट। अब उसमें भी लगता है कि कोई बात इसने छुपाई है फिर प्रॉपरली नहीं बताई, तो वो फर्दर भी उसको कह सकते हैं कि नहीं जी मजीद जवाब दो, ये आपने पूरा जवाब नहीं दिया। देखें वेयर एनी पर्सन इंटेरोगेटेड ओमिट्स टू आंसर, उसने जवाब ही नहीं दिया, और आंसर्स इनसफिशिएंटली, या जवाब दिया पूरा नहीं दिया। द पार्टी इंटेरोगेटिंग मे अप्लाई टू द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर रिक्वायरिंग हिम टू आंसर और टू आंसर फर्दर। अब यहाँ पे आप दोबारा फिर कोर्ट को एप्लीकेशन दोगे कि जी ये जो इसने जवाब दिया ये पूरा नहीं दिया, या इसने इस बात का जवाब ही नहीं दिया, तो आप इसको ऑर्डर करो कि ये इन बातों का जवाब दे, वही एप्लीकेशन। एंड एन ऑर्डर मे बी मेड रिक्वायरिंग हिम टू आंसर और आंसर फर्दर ईदर बाई एफिडेविट और बाई वाइवा। या तो उसको कोर्ट से कहेगी कि भाई आप इसका एफिडेविट के थ्रू जवाब दो, या उससे वर्बली ओरली भी कोर्ट पूछ सकती है कि हाँ जी इनका जवाब दो, एज कोर्ट मे डायरेक्ट। तो ये इंटेरोगेटरीज वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को विद द लीव ऑफ द कोर्ट वो भेज सकती है सवालनामा, और उसका फिर उसने जवाब देना होता है। ऑब्जेक्शन की जा सकती है 7 डेज में, वो कोर्ट ने ही डिसाइड करना है। देखें ये बातें याद रखें, यहाँ पे लिखा हुआ है हर किसी के पास ये है, लेकिन हर केस के फैक्ट्स डिफरेंट होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो कह रहे हैं अप्लाई टू द कोर्ट, अप्लाई टू द कोर्ट। इसका मतलब सिंपल सादा लफ्जों में ये है कि कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुनना है और उसके बाद उस एप्लीकेशन को जो भी पूरी सीपीसी में दी गई है उसको डिसाइड करना है। अब फैक्ट्स देखती है कोर्ट, लॉ को देखती है, उसके बाद अगर यहाँ पे ये कह रहा है कि जी इसने इंटेरोगेटरीज भेज दी, वो उसने ऑब्जेक्ट कर दिया कि जी ये सवाल गलत है, ये इसका जवाब नहीं आना चाहिए, ये स्कैंडलस बात है या इररेलेवेंट है। अब डिसाइड किसने करना है? कोर्ट ही करेगी, वरना तो फिर ये मसला तो खराब हो जाएगा ना। बहरहाल ये एक डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज। अगर इंटेरोगेटरीज की अभी तक समझ नहीं आई तो मुझसे पूछो। देखें दावे जवाब दावे में जो बातें फैक्ट्स क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि जैसे ही प्लीडिंग्स क्लोज होती हैं कोई भी पार्टी इंटेरोगेटरीज कर सकती है। कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक पूछो। आई होप समझ आ गई होगी जो जवाब कोई नहीं दे रहा। ये प्रैक्टिस के हवाले से इंटेरोगेटरीज कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस के हवाले से। लेकिन जब हम इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, इस ऑर्डर को, ऑर्डर 11 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं इंटेरोगेटरीज से ख़ास तौर पे। अच्छा फिर आगे आ जाओ जी 12-2। अब ये कह रहे हैं डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये दूसरे वाला पार्ट अब यहाँ पे शुरू हो गया कि डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवाने हैं। अब जब हम दावा दायर करते हैं, हमने प्लेट एक दायर किया है, ठीक है, प्लेट के साथ हम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अटैच करते हैं। एक लिस्ट अटैच करते हैं कि इसके साथ हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, उसके साथ एक और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसको कहते हैं कि हमारी इस प्लेट के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच है। इसके ये ऑर्डर 7 में आपको मिल जाएगा। फिर ऑर्डर 7 में ही है कि जिन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई आप कर रहे हो ना, उनकी भी आपने लिस्ट देनी होती है। अब डजंट मैटर ये आपके पोजेशन में है या पावर में है या ये इमटेरियल है,
ये जब प्लेंट होगा या रिटन स्टेटमेंट आती है, दोनों में ये लिस्ट जरूर लगती है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने दावे के साथ लगा दिए, ठीक है, चाहे उनकी फोटोकॉपी है चाहे आपने ओरिजिनल लगा दिए। ये वो एक और लिस्ट लगती है जिन डॉक्यूमेंट्स पे आप रिलायंस करोगे अपने जब एविडेंस का टाइम आएगा उस टाइम पे। अब ये कोर्ट के सामने नहीं है, ये दूसरी पार्टी को भी नहीं पता कि ये कौन से डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हुए। या तो वो कह रहा है कि मेरे पोजेशन में नहीं है या मेरी पावर में नहीं है। अब ये दो बातें आ जाती हैं, एक आप सुनोगे इन पोजेशन या इन पावर। अब ये मेरे पास है पेन, ये मेरे पोजेशन में है। अब ये मेरा पेन मेरे एक दोस्त के पास है, मैं जब चाहूं मैं उसको कह सकता हूं कि मुझे मेरा पेन वापस करो, तो ये उस मेरी पावर में भी है। पोजेशन और पावर जब सीपीसी में किसी चीज से रिलेटेड आ रहे हैं ना, तो इसका ये मतलब हो जाएगा पोजेशन तो मेरे पास है, अगर पावर में है इसका मतलब मेरे पास पोजेशन है या नहीं है, वो मैं अगर किसी और के पास भी उसका पोजेशन है तो मैं उसको मंगवा सकता हूँ, या मेरी पोजेशन और पावर में नहीं है। तीसरी बात आ गई, दोनों ही काम नहीं है, किसी दूसरे के पास है। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिन पर रिलायंस किया जा रहा है, जो कोर्ट के सामने नहीं है, चाहे वो रिटन स्टेटमेंट के साथ लिखा गया है चाहे वो प्लेंट की, ये उनकी प्रोडक्शन से है कि उनको कोर्ट प्रोड्यूस करवाएगी। ठीक हो गया। अब देखें क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हेडिंग में ही हमें एक बात तो क्लियर समझ आ गई कि जी ये जो हमने डॉक्यूमेंट्स की डिस्कवरी करवानी है ये कैसे करवाएंगे, हम कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे, कोई दूसरा तरीका तो है ही नहीं। यहाँ पे कौन सा ये सिविल मैटर है बिटवीन टू पार्टीज, यहाँ पे कौन सा पुलिस तफ्तीश कर रही है वो डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करवा सकती है कि ये डॉक्यूमेंट लेके और बंदा रिमांड पे। नहीं, यहाँ पे दो पार्टी हैं, मैं हूँ या मेरा मैंने किसी के अगेंस्ट सूट फाइल किया, हम दो प्राइवेट पर्सनस हैं। अगर मैं उससे कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ, वो मुझसे करवाना चाह रहा है, पुलिस या कोई थर्ड पार्टी तो इधर है नहीं, तो यहाँ पे मैटर कोर्ट में है। अंडरस्टूड बात है, अंडरस्टूड बात है कि वो कहाँ पे कैसे हम फिर करवाएंगे, हम कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे, सारा कार्ड ही कोर्ट में। आप देखते रहो सीपीसी, आप पढ़ते जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी पार्टी मे अप्लाई और ऑन इट्स ओन मोशन कोर्ट कर सकती है। तो ये अप्लाई का मतलब जेन में रख लो, कोई भी पार्टी एप्लीकेशन देगी। एक और बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, सिविल लॉ में सिविल केस में जब भी कोई एक एप्लीकेशन दी जाएगी हमेशा इन राइटिंग, और उसका जो जवाब आएगा लाजमी बात है दूसरी पार्टी को नोटिस होगा, कोई भी मिसलिनियस एप्लीकेशन है उसका रिटन रिप्लाई आएगा। लेकिन क्रिमिनल में ये बात नहीं आती। आपके सामने है, हमने बेल्स पढ़ी हैं क्रिमिनल लॉ में, एक्यूज क्या करता है, वो बेल पिटीशन फाइल करता है। क्या जो कंप्लेनेंट साइड है या प्रोसिक्यूशन सरकार उस बेल पिटीशन का रिटन रिप्लाई देती है? कभी भी नहीं देती। यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, सिविल लॉ में एप्लीकेशन दी जाएगी और उसका रिटन रिप्लाई आएगा। इसी वजह से तो सिविल केस ख़त्म ही नहीं होते हैं, लंबी बातें हो जाती हैं इनमें। तो बहरहाल ये भी क्लियर हो गया कि डॉक्यूमेंट्स जो डिस्कवर करवाने हैं, जो प्रोड्यूस करवाने हैं, वो थ्रू कोर्ट एप्लीकेशन होंगे। अच्छा देखें, एनी पार्टी में कोई भी पार्टी, फिर वही बात आ गई, चाहे प्लेंटिफ है चाहे डिफेंडेंट है, चाहे प्लेंट के साथ कोई डॉक्यूमेंट्स है जो नहीं लगे या रिटन स्टेटमेंट के साथ जो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे, एनी पार्टी में विदाउट फाइलिंग एन एफिडेविट फाइल करने की जरूरत नहीं है, अप्लाई टू द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग एनी अदर पार्टी टू एनी सूट टू मेक डिस्कवरी ऑन ओथ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली वो यही कहना ना कि जो डॉक्यूमेंट है कि भाई उसको प्रोड्यूस करो, विच आर और हैव बिन इन हिज पोजेशन और पावर, जो उसके पोजेशन में है या पावर में है, रिलेटिंग टू एनी मैटर इन क्वेश्चन देयर इन, जो भी मैटर है कोर्ट के सामने। ऑन द हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन द कोर्ट में ईदर रिफ्यूज और एडजर्न द सेम, या कोर्ट रिफ्यूज कर देगी उस एप्लीकेशन को या एडजर्न कर देगी। इफ सेटिस्फाइड दैट सच डिस्कवरी इज नॉट नेसेसरी और नॉट नेसेसरी एट दिस स्टेज ऑफ द सूट और मेक सच ऑर्डर either generally or limited to certain classes of documents as may be in its discretion be thought fit।
तो कोर्ट इधर वे एप्लीकेशन दोगे, इधर वे कोर्ट ने फैसला करना है, या तो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देगी या अलाउ कर देगी। अगर कोर्ट को इसको समझती है कि ज़रूरी है तो बुलवा लेगी। प्रोवाइडेड दैट डिस्कवरी शैल नॉट बी ऑर्डर्ड व्हेन एंड सो फार एज द कोर्ट शैल बी ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी ईदर फॉर। अगर अब ये जो प्रोवाइजो ऐड की गई है, इसका मकसद ये है कि कोर्ट ने जब ये ऑर्डर करना है ना इस एप्लीकेशन पे, जब इस पे फैसला करना है, तो कोर्ट ये देखेगी कि क्या ये जो डॉक्यूमेंट कह रहे हैं कि जी प्रोड्यूस करवाओ, क्या इनको प्रोड्यूस करवाना इतना ज़रूरी है कि इनके बगैर हम दावे का फैसला नहीं कर सकते। तो एट द एंड ऑफ द डे ये कोर्ट सारी डिस्क्रिशन इसके पास, ये फैक्ट्स को देखेगी, सरकमस्टांसिस को देखेगी, किस स्टेज पे है केस उसको देखेगी। उसके बाद ये कोर्ट अगर समझेगी तो उस एप्लीकेशन को अलाउ कर देगी या डिसअलाउ कर देगी। इसमें इतनी सी बात है, मोटी बात है। डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाने हैं तो कोर्ट को एप्लीकेशन दो, आगे जो भी फैसला कोर्ट ने करना है। 13 एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। द एफिडेविट टू बी मेड बाय अ पार्टी अगेंस्ट होम सच ऑर्डर इज as is mentioned in the last preceding rule has been made shall specify which if any of the documents therein mentioned he objects to produce and it shall be in form 5। अब ये वही कह रहे हैं कि जो उसमें ऑब्जेक्शन अगर किसी ने करनी है कि ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाओ, कोर्ट का ऑर्डर हो गया, वो ऑब्जेक्ट करना चाहता है तो वो उसकी ऑब्जेक्शन थ्रू एन एफिडेविट करेगा। और उसका फॉर्म नंबर इन्होंने बता दिया, फॉर्म नंबर 5 जो आएगा अपेंडिक्स सी वाला, उसी की काइंड का जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शन जो वो उसने रेज करनी है, इस प्रोडक्शन का जो ऑर्डर हुआ है उसको थ्रू एन एफिडेविट ही करेगा। इसमें कोई एज रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है, सिंपल सी बात है। कोर्ट को एप्लीकेशन दोगे, कोर्ट ने अगर ऑर्डर दे दिया या नहीं दिया, अगर दे दिया जिसको कहा गया है कि ये प्रोड्यूस करो, वो ऑब्जेक्ट करना चाहता है, थ्रू एफिडेविट करेगा। और फॉर्म नंबर 5 वाला जो है सीपीसी के एंड पे उसी पैटर्न पे लिखा जाएगा। 14 पे प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इट शैल बी लॉफुल फॉर द कोर्ट। अब यहाँ पे कोर्ट पे छोड़ रहे हैं कि अगर पहले क्या था कि किसी पार्टी को लगता है कि ये डॉक्यूमेंट उससे प्रोड्यूस करवाना ज़रूरी है, वो कोर्ट को अप्लाई करेगी। यहाँ पे 14 में कह रहे हैं कि भाई कोर्ट ऑन इट्स ओन अगर लगता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाया जाना है, बगैर एप्लीकेशन भी वो कर सकती है। It shall be lawful for the court at any time during the pendency of any suit to order the production of any party thereto upon oath of such of the documents in his possession or power relating to any matter in question। वही बात आ गई ना, कोर्ट तो किसी स्टेज पे भी किसी भी पार्टी को कह सकती है कि भाई ये फलाना डॉक्यूमेंट आप लेके मेरे पास आ जाए, इसमें कोई एज सच वो परेशानी वाली बात ही नहीं। तो ये 3 थे डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्शन के। अगर कोई पार्टी प्रोड्यूस करवाना चाहती है, किसी डॉक्यूमेंट को डिस्कवर करवाना चाहती है जो दावे के साथ या जवाब दावे के साथ नहीं लगा, तो वो कोर्ट को अप्लाई करेगी और कोर्ट उससे रिलेटेड फिर ऑर्डर करेगी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो बताओ अभी तक। सीपीसी मुश्किल लग रही है या आसान है? अच्छा सरफराज, आपको ये मुश्किल है, ये आसान है? आपका ये भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाए ना तो ये उससे आसान है। ये एक फ्लो में चल रही है, इसमें कुछ भी नहीं होता। ये 2 पार्टीज आपस में लगी हुई हैं, लगी रहती हैं 12। लेकिन अब क्या करें, सीपीसी पढ़नी तो है अगर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अच्छा जी, फिर आ जाए, अब ये हम 3rd वाली बात पे आ गए हैं, इंस्पेक्शन। अब ये इंस्पेक्शन कैसे होनी है? इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट रेफर टू इन प्लीडिंग और एफिडेविट, कि जो भी डॉक्यूमेंट प्लीडिंग्स में है, ठीक है, जिसको प्रोड्यूस नहीं किया गया, या फिर एफिडेविट के थ्रू जिसको प्रोड्यूस करवा लिया गया, अब उसकी होनी है इंस्पेक्शन। पहले था कि डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाना है, फिर उसके बाद जो पार्टी है वो उसकी इंस्पेक्शन करना चाहती है तो वो कैसे करेगी? ठीक है जी, वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होने के ऑर्डर हो गए, डिस्कवरी उसके डॉक्यूमेंट की करनी है, उसको इंस्पेक्ट कर रहा है,
तो क्या जो भी पार्टी है वो चाहे रात को 10 बजे 9 बजे उनको कहे कि जी आओ जी मुझे डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करवाओ? नहीं, उसका एक तरीकाकार है। वो तरीका ये आगे यहाँ से शुरू हो जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स, अब इसकी देखो हेडिंग्स, कोई भी आप लॉ पढ़ रहे हो, चाहे वो सिविल है, क्रिमिनल है, कोई भी लॉ बुक आप पढ़ रहे हो, जो सेक्शन पढ़ रहे हो उसकी हेडिंग को गौर किया करो कि इसमें हमें क्या मिलेगा। मैं अब इसकी हेडिंग को देखता हूँ। देखें जी, इंस्पेक्शन करनी है डॉक्यूमेंट्स की रेफर टू इन प्लीडिंग्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको प्लीडिंग्स का मुझे पता है कि या तो वो दावा है या जवाब दावा है, ये इन दोनों में वो रेफर किए गए डॉक्यूमेंट्स और एफिडेविट्स। अब एफिडेविट्स कहाँ से थे? वो ये जो हम एफिडेविट के थ्रू डॉक्यूमेंट नहीं वो प्रोड्यूस कर रहा कि जी उसको बुलाया गया, हमने एप्लीकेशन दिया, ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, तो ये वही बात आ गई। डॉक्यूमेंट अब उसको हमने इंस्पेक्ट करना है। एवरी पार्टी, कोई भी पार्टी टू अ सूट शैल बी इंटाइटल्ड एट एनी टाइम टू गिव नोटिस टू एनी अदर पार्टी, एक पार्टी कोई भी दूसरी पार्टी को किसी भी टाइम नोटिस दे सकती है, इन हुज प्लीडिंग्स, जिसकी प्लीडिंग्स में और एफिडेविट रेफरेंस इज मेड टू एनी डॉक्यूमेंट टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट्स फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द पार्टी गिविंग सच नोटिस और ऑफ हिज प्लीडर या प्लीडर को, एंड टू परमिट हिम और देम टू टेक कॉपीज देयर ऑफ। डॉक्यूमेंट जो एक नोटिस देगी, जो भी पार्टी प्लीडिंग्स के किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना चाहती है या जो जिसके लिए ऑर्डर वगैरह हो गए, उसके लिए क्या करेगी, वो दूसरी पार्टी को नोटिस करेगी। नोटिस में वो क्या कहेगी, भाई हमें बताओ, हमने आके इसको इंस्पेक्ट करना है और इसकी हम अगर कॉपी भी लेना चाहते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई वो पहली बात तो है कि नोटिस दोगे आप दूसरी पार्टी को, and any party not complying with such notice shall not afterwards be at liberty to put any such document in evidence on his behalf in such suit। अब यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि भाई ठीक है, नोटिस दे दिया, दूसरी पार्टी ने कहा कि मैं नहीं दिखाता हूँ, वो मना कर रही है, जो मर्जी कर लो, मैं नहीं इंस्पेक्ट करवाता हूँ। इस सूरत में वो कह रहे हैं कि जब एक पार्टी अगर रिफ्यूज़ कर रही है कि नहीं जी हमने इंस्पेक्ट नहीं करना, तो इस रूल 15 में क्लियरली मेंशन कर दिया गया, भी रिफ्यूज़ कर दिया ना तो आप उस डॉक्यूमेंट को अपनी एविडेंस में नहीं यूज़ कर सकते, ये मना हो जाएगा, इंस्पेक्ट आपको कराना पड़ेगा। ये देखें, कह रहा है एनी पार्टी नॉट कंप्लाइंग विद सच नोटिस शैल नॉट आफ्टरवर्ड्स, बाद में, बी एट लिबर्टी टू पुट एनी सच डॉक्यूमेंट इन एविडेंस ऑन हिज बिहाफ इन सच सूट। उस सूट में अगर उसने इनकार कर दिया गया है कि जो नोटिस दिया गया, तो फिर वो उसको नहीं अपनी एविडेंस में यूज़ कर सकेगा, अनलेस, फिर वो अनलेस आ जाता है साथ कि अगर कोर्ट अलाउ करती है। देखें, अनलेस ही शैल सेटिस्फाई द कोर्ट दैट सच डॉक्यूमेंट्स रिलेट्स ओनली टू हिज ओन टाइटल, या तो ये डॉक्यूमेंट सिर्फ उसके अपने टाइटल से रिलेटेड है, मैंने इसलिए प्रोड्यूस नहीं करना, ही बीइंग अ डिफेंडेंट टू द सूट और दैट he had some other cause or accuse which court shall deem sufficient for not complying such notice, in which case court may allow same to be put in evidence for such terms of as to cost। अब ये वही बात आ गई। देखिए, इससे मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी स्कीम क्या, नोटिस दिया कि भाई क्या करो, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करवाओ, ठीक है, डॉक्यूमेंट को आप हमें इंस्पेक्ट करवाओ, उसने रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं करवाता, ठीक है। यहाँ पे जब वो रिफ्यूज़ कर रही है वो पार्टी, तो इसको अपनी एविडेंस में इस डॉक्यूमेंट को ये यूज़ नहीं कर पाएगा, इतनी सी बात है। लेकिन अगर ये पार्टी जो रिफ्यूज़ कर रही है वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देगी कि भाई नहीं, ये रीजंस हैं कि जिसकी वजह से मैं इसको इंस्पेक्ट नहीं करवा सकता हूँ, ये मेरा ज़ाती डॉक्यूमेंट है, मैं नहीं चाहता हूँ किसी दूसरे के पास आए, वट एवर, इन्होंने कहा जो भी एक्सक्यूज़ वो ले रहा है, अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर देगा ना तो फिर कोर्ट इसको अलाउ भी कर सकती है। वही बात कि सारी पावर्स किसके पास हैं, कोर्ट के पास।
कोर्ट ने हर चीज़ को डिसाइड करना है। लेकिन सेक्शन, अब ये अजीब सी बात है ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि जी नोटिस दिया है, वो उसने रिफ्यूज़ किया है तो एविडेंस में यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोर्ट को लगे तो फिर अलाउ कर दे, तो फिर वो बात ऊपर वाली तो ख़त्म होगी ना, पहले इंस्पेक्ट करवाना ज़रूरी था। लेकिन हम तो लॉ को पढ़ रहे हैं कि जी लिखा हुआ है इस तरह। अब यहाँ पे कोर्ट जो अलाउ करेगी वो विद कॉस्ट करती होती हैं नॉर्मली। जो सिविल लॉ है ना, सिविल केसेस हैं, इनमें मोस्टली जब एप्लीकेशंस फाइल की जाती हैं इस किस्म की कोई टेक्निकलिटीज़ वाली, तो कोर्ट क्या करती है, अलाउ कर देती है विद कॉस्ट कि इतने आपको हम जुर्माना वगैरह लगा रहे हैं, वो पे करो और आप ले लो इसको। तो ये था इस 15 का क्रक्स कि भाई इंस्पेक्ट नहीं करवाया, रिफ्यूज़ किया तो एविडेंस में नहीं आप यूज़ कर सकते। हाँ, कोर्ट को सेटिस्फाई करा लो फिर आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। नोटिस टू प्रोड्यूस, नोटिस टू एनी पार्टी, अब ये इसका फॉर्म बताया वही 16 में के जो फॉर्म नंबर 7 है ना, उसमें बताया गया कि ये नोटिस जो आपने भेजना है उसको ड्राफ्ट कैसे करना है। सीपीसी के एंड पे अपेंडिक्स सी फॉर्म नंबर 7, पीछे 5 3 थे, यहाँ पे अब 7 आ गया। 17 टाइम फॉर इंस्पेक्शन व्हेन नोटिस गिवन, किस टाइम पे होना है। द पार्टी टू होम सच नोटिस इज गिवन शेल विद इन 10 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच नोटिस डिलीवर टू द पार्टी गिविंग द सेम अ नोटिस स्टेटिंग अ टाइम विद इन 3 days फ्रॉम द डिलीवरी देयर ऑफ विच। अब ये क्या होना है, नोटिस दिया, उसके बाद 10 days के अंदर अंदर जिस पार्टी को नोटिस दिया उसने उसका रिप्लाई देना है कि भाई ये 3 दिन के अंदर अंदर आके ना आप इंस्पेक्ट कर लो इस डॉक्यूमेंट। मे बी इंस्पेक्टेड एट द ऑफिस, अब ये उस प्लीडर के ऑफिस में भी हो सकता है या किसी भी दूसरी जगह पे जहाँ पे वो मुनासिब समझे वहाँ पे इसको वो करवा सकते हैं इंस्पेक्ट, ये इसका तरीका है। ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन, रूल 18, where the party served the notice under rule 15 omits to give such notice at a time 15, अच्छा, where a party served with notice under rule 15 omits to give such notice of a time for inspection। अब नोटिस दिया गया, जिस पार्टी को नोटिस दिया गया वो भूल गई उसका जवाब देना कि भाई आके इंस्पेक्ट कर लो, और ऑब्जेक्ट्स टू गिव सच टू गिव इंस्पेक्शन, या उसकी कोई ऑब्जेक्शन है वो भूल गया ये करना। नोटिस दिया तो उसने उसका कहना कि 10 दिन के अंदर उसका जवाब देना, उसने जवाब देना भूल गया, या उसको कोई ऑब्जेक्शन है इसकी इंस्पेक्शन से रिलेटेड, तो क्या होगा। और ऑफर्स इंस्पेक्शन एल्सवेयर देन द ऑफिस ऑफ हिज प्लीडर, या फिर वो अपने जो उसके प्लीडर है उसके ऑफिस में इंस्पेक्शन करवाने की बजाय किसी और जगह की ऑफ़र कर रहा है जो कि दूसरी पार्टी को मंजूर नहीं है। तो इन सारी सिचुएशंस में क्या होगा, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी डिजायरिंग इट मेक एन ऑर्डर फॉर द इंस्पेक्शन इन सच प्लेस एंड सच मैनर एज इट थिंक्स फिट। ये वही कोर्ट को अप्लाई करोगे, कोर्ट पर जिधर का भी डिसाइड कर दे भी उधर जाके आप इंस्पेक्ट कर लो तो वो आप करवा सकते हो। प्रोवाइडेड दैट द ऑर्डर शैल नॉट बी मेड व्हेन एंड सो फार एज द कोर्ट शैल बी ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी ईदर फॉर डिस्पोजिंग। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि ज़रूरी नहीं है तो कोर्ट इनकार भी कर सकती है कि कोई ज़रूरत नहीं है इसको इंस्पेक्ट करवाने की। अच्छा जी, सब रूल 2, एन एप्लीकेशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स except such as are referred to in pleadings, particulars or affidavits of the party against whom an application is made or disclosed in the affidavit of documents shall be founded upon an affidavit showing of what documents inspection is sought। अब ये वही बात है कि आपने जो अप्लाई करना है कोर्ट को तो उसमें वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो एफिडेविट पे ये सारी बातें होनी है। वेरीफाइड कॉपीज़ वेयर इंस्पेक्शन, ये सारे रूल्स ना आप पढ़ लेना, इनमें सिर्फ पढ़ने की हद तक कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। असल बात थी कि समझना कि ये है क्या मसला, कि इंटेरोगेटरीज क्या है, डिस्कवरी हमने किस चीज़ की करनी है, डॉक्यूमेंट्स की करनी है, उनकी इंस्पेक्शन कैसे करनी है, ये उसी के तरीके से। कोई भी मसला हो ना छोटा सा कि ये वो बात, नोटिस का जवाब नहीं दिया या ऑब्जेक्शन है तो क्या करोगे, कोर्ट में जाओगे, कोर्ट जाके डिसाइड करेगी। वेरीफाइड कॉपीज़ वेयर इंस्पेक्शन ऑफ एनी बिजनेस बुक इज़ अप्लाइड फॉर, किसी वो बिजनेस बुक। अब ये बिजनेस बुक्स क्या होती हैं, नॉर्मली अगर आप देखो तो बिजनेस के बड़े बड़े खाते होते हैं, वो लेजर बुक्स होती हैं, इतनी इतनी मोटी फाइल्स होती हैं, ये उनका वो कह रहे हैं कि अगर वो नहीं देने तो उनकी वो वेरीफाइड कॉपीज़ वगैरह टेस्ट करके वो भी प्रोड्यूस की जा सकती हैं। देखें, वेयर इंस्पेक्शन ऑफ एनी बिजनेस बुक इज़ अप्लाइड फॉर द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट instead of ordering inspection of the original book
ऑर्डर a copy of any entries therein to be furnished and verified by a affidavit of some। किसी कोर्ट ने, अब वो इतने इतने खाते होते हैं, आपने आई डोंट नो आपने देखे हैं या नहीं देखे, बड़े बड़े बिजनेस हैं उसके खाते की इतनी इतनी बुक्स होती हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तो उनको इंस्पेक्ट करना ज़रूरी हो तो कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकती है कि भाई बजाय इसके कि पूरी पूरी बुक लेके आओ, उनकी वेरीफाइड अटेस्टेड कॉपियाँ दे दो इनको इनकी इंस्पेक्शन के लिए। लेकिन अटेस्ट किस बंदे की तरफ से की जानी है, जिसने उनको देखा है, बनाया है, उस बंदे की अटेस्ट शुदा वेरीफाइड कॉपीज उन पर्टिकुलर एंट्रीज़ की भी आप दे सकते हो। देखिए, ऑर्डर ए कॉपी ऑफ एंट्रीज देयर इन टू बी फर्निश्ड एंड वेरीफाइड बाई एफिडेविट देना ऑफ सब पर्सन हु हैज़ एग्जामिन्ड द कॉपी विद द ओरिजिनल एंट्रीज। एक ऐसा पर्सन की तरफ से टेस्ट करना है जिसने ओरिजिनल को और ये जो कॉपीज़ हैं उनको देखा है, उनको भी ये सही है, वो टेस्ट करेगा और वो कॉपियाँ भी दी जा सकती हैं। एंड सच एफिडेविट शैल बी स्टेट वेदर और नॉट दे आर इन द ओरिजिनल बुक एनी एंड व्हाट, ये वही बात आ गई, वो वेरीफाई कर देगा कि भाई ये है। अच्छा, अब यहाँ पे सब रूल 2 में यहाँ पे आ गई थी ये बिजनेस बुक्स, इसका सब रूल 2 में 19 में कह रहे हैं प्रिविलेज बुक्स, प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना। आपने अगर कानून शहादत ऑर्डर पढ़ा हुआ है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को प्रिविलेज हासिल है कि वो कोई भी नहीं दिखा, कहीं पे भी यूज़ नहीं किए जा सकते, प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। फॉर इंस्टेंस स्टेट के डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारी ये हुकूमत के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, अगर वो उनको प्रिविलेज दी गई है कि भाई इनको कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं दिखाया जा सकता। कोई कैबिनेट का कोई डॉक्यूमेंट है, कोई कैबिनेट का कोई फैसला है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको प्रिविलेज हासिल है, उसको उसकी इंस्पेक्शन से रिलेटेड ये सब रूल 2 में। वेयर ऑन एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन प्रिविलेज इज क्लेम्ड फॉर एनी डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट ने, किसी ने एप्लीकेशन दिया कि ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाओ, दूसरे ने क्लेम कर दिया कि ये तो जी प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स हैं, हम नहीं इसको इंस्पेक्ट करवा सकते। इट शैल बी लॉफुल फॉर द कोर्ट टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग एज टू द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कहेगी ये डॉक्यूमेंट मेरे पास ले आओ, मैं देख के डिसाइड करूँगी कि क्या ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है या नहीं है। तो कोर्ट ने डिसाइड करना है कि ये प्रिविलेज है, क्या इसको दूसरी पार्टी को इंस्पेक्ट करवाया जाना ज़रूरी है या नहीं है। वही बात कोर्ट पे आ गई। सब रूल इसका सब रूल 3 है। द कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू सूट एनी टाइम एंड वेदर द एफिडेविट डॉक्यूमेंट शैल और शैल नॉट बी हैव ऑलरेडी बीन ऑर्डर टू और मेड make order requiring any party to state by affidavit whether any one or more specific documents to be specified in the application is or are or has or had the at any time in his possession or power, and if not then in his possession when he parted with the same and what has become thereof. Such application shall be made on an affidavit stating। ये वो कह रहे हैं कि जब एप्लीकेशन देनी है ना कि किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करवाने के लिए, तो ये भी बताना है कि भाई वो किसकी पोजेशन में है, किसकी पावर में है, और एंड ऑन एफिडेविटी आपने दे के करना। फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसको इंस्पेक्ट करवाना है या नहीं करवाना। प्री मेच्योर डिस्कवरी, ये इसमें है कि किसी ने ऑब्जेक्शन रेज कर लिया तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि इस मैटर को ही पहले डिसाइड, अब ये खैर पढ़ लेते हैं। Where the party from whom discovery of any kind or inspection is sought objects to the same। किसी पर्सन से किसी काइंड की डिस्कवरी की है कि डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो, उसकी हमने इंस्पेक्शन करनी है, वो ऑब्जेक्ट कर रहा है कि नहीं हमने नहीं इसको करवाना, और एनी पार्ट देयर ऑफ या उसके किसी हिस्से को, द कोर्ट में इफ सेटिस्फाइड that the right to discovery or inspection sought depends on the determination of any issue or question in dispute in suit, or that for any other reasons it is desirable that any issue or question in dispute in the suit should be determined before deciding upon the right। देखिए, अब ये टेक्निकल थोड़ी सी बात है। अब यहाँ पे बेसिकली कहा ये गया है कि एक पार्टी ने, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे है कि प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने कोर्ट को एप्लीकेशन दी है कि जी हमें ये डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करवाओ,
ठीक है। अब यहाँ पे डिफेंडेंट आया और उसने इसको ऑब्जेक्ट कर दिया कि नहीं जी नहीं करवाना। अब यहाँ पे कोर्ट जब ये एप्लीकेशन को डिसाइड करेगी ना, वो ये देखेगी कि वेदर ये इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो मैटर है वो सूट में ये, अब फिर वही बात आ गई ना कि ये टेक्निकल बात आ रही है कि कोर्ट ये देखेगी कि ये डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करवाने से बेहतर ये नहीं है कि जो मैटर इन इशू इस पे डिपेंड कर रहा है उसको पहले डिसाइड कर लें, उसके बाद देखेंगे कि क्या इसको इंस्पेक्ट करवाना या इसको डिस्कवर करवाना इस डॉक्यूमेंट को ज़रूरी है या नहीं है। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, मैं फिर दोबारा यहाँ से पढ़ के समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, वेयर द पार्टी फ्रॉम, जिस पार्टी से इंस्पेक्ट करवाना है उसने ऑब्जेक्ट कर दिया, द कोर्ट में इफ सेटिस्फाइड, अगर तो कोर्ट सेटिस्फाई यहाँ पे हो रही है दैट द राइट टू डिस्कवरी और इंस्पेक्ट सॉट डिपेंड्स ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इशू और क्वेश्चन इन डिस्प्यूट, कि ये जो डिस्कवरी वगैरह करवानी है इस डॉक्यूमेंट की ये डिपेंड कर रही है किसी मैटर इन इशू पे, डिपेंडिंग ऑन अ डिस्प्यूट और या मैटर इन इशू। तो कोर्ट कहती है कि यार पहले हम ना इस मैटर को डिसाइड कर लेते हैं जिस पे डिपेंड कर रहा है ये डॉक्यूमेंट, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई ये प्रोड्यूस करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। यही बात है, डिपेंड्स ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इशू in dispute in the suit, or that for any other reason it is desirable that any issue or question in dispute in suit should be determined before deciding upon the right to the discovery or inspection. Order that such issue or question be determined first and reserve the question as to discovery of inspection. कोर्ट को ये लग रहा है कि भाई ठीक है इसने ऑब्जेक्ट भी कर दिया, लेकिन ये जो मैटर है कि इसको इंस्पेक्ट करवाना है या नहीं करवाना इसको हम रिजर्व कर लेते हैं, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है एक डिस्प्यूट पे, एक इशू पे डिपेंड कर रहा है सूट के। तो हम उस इशू को पहले डिसाइड करवा लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना ज़रूरी है या नहीं। तो ये अगर डिस्कवरी और इंस्पेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट डिपेंड कर रही हो किसी ऐसे मैटर से रिलेटेड जो कि डिस्प्यूट में है, तो कोर्ट ये पहले इस एप्लीकेशन को डिसाइड करने की बजाय वो कि ये भी कह सकते हैं कि पहले इसको डिसाइड कर लेते हैं कि क्या ये डिस्प्यूट वाला जो मैटर है जिस पे ये डिपेंड कर रहा है पहले इसको डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या अब ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। समझ आया या नहीं आया? ये थोड़ा सा ना टेक्निकल है, लेकिन अब ये पढ़ोगे तो फिर समझ आ जाएगा। ना समझ आया तो मुझे कल फिर पूछ लेना, इंशाल्लाह क्लियर ही हो। समझ आया या नहीं आया मुख्तार? आप इसको पढ़ोगे ना तो फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना सफर? अच्छा, नॉन कंप्लायंस विद द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, अगर किसी ने इनकार कर, कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करवाया, इंस्पेक्ट नहीं करवाया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? प्लेंटिफ है उसका दावा डिसमिस, जो डिफेंडेंट है उसका राइट टू डिफेंस जो है वो स्ट्रक आउट हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा, यही लिखा हुआ है। वेयर, अब ये सज़ा है ना, कॉन्सिक्वेंस है इसका बड़ा सीरियस किस्म का। वेयर एनी पार्टी फेल्स टू कंप्लाई विद एन ऑर्डर टू आंसर इंटेरोगेटरीज, कोई इंटेरोगेटरीज पूछे तो उसने जवाब नहीं दिए, और फॉर और डिस्कवरी और इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ना उसने इंटेरोगेटरीज का जवाब दिया, ना इंस्पेक्शन उसने करवाई है, ना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाया। ही शैल इफ अ प्लेंटिफ बी लायबल टू हैव हिज सूट बी डिसमिस्ड, कि उसका सूट ही कोर्ट डिसमिस कर सकती है फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, एंड इफ अ डिफेंडेंट टू हैव हिज डिफेंस if any struck out and to be placed in the same position as he had not defended any party interrogating or seeking। ये इसकी बड़ी सख्त सी सज़ा इन्होंने दे दिया कि भाई ना वो प्रोड्यूस करवाया जब हमने ऑर्डर किया, तो फिर हम, आप प्लेंटिफ हो आपका दावा खारिज, डिफेंडेंट हो आपका राइट टू डिफेंस ही क्लोज। अगर राइट टू डिफेंस क्लोज हो गया मतलब फैसला तो उसके फिर खिलाफ ही आना ना। 22 रूल यूजिंग आंसर्स टू द इंटेरोगेटरीज एट ट्रायल, any part may at the trial of a suit use in evidence in any one or more of the answers
or may part of an answer of opposite party any party may at trial of the suit use in evidence any one or more of the answers or any part of the answer of the opposite party's interrogatory without putting others or the whole। ये कह रहे हैं कि जो इंटेरोगेटरीज में जवाब वगैरह दिए हैं ना, इंटेरोगेटरीज में सवालनामा भेजा, उसके जो जवाब आ गए हैं, कोई भी पार्टी उनको अपनी एविडेंस में फिर यूज़ कर सकती है कि देखें जी इंटेरोगेटरीज में पूछा था, इसने ये जवाब दिया, अब मुकर गया, तो ये यूज़ हो सकती हैं। provided always that in such case the court may look at the whole of the answer and if it shall be of the opinion that any other of them are connected with those put in the last mentioned answers ought not to be, यानी ये कोर्ट ने फिर देखना होता है कि क्या इसको पूरे को देखना चाहिए, ये जो जवाब दिया गया था, या उसके किसी पार्ट को देखना चाहिए, तो ये इस पे डिपेंड करता है। ये ऑर्डर टू अप्लाई टू माइनर्स, द ऑर्डर शैल अप्लाई टू माइनर्स प्लेंटिफ एंड डिफेंडर। जो माइनर प्लेंटिफ होंगे या डिफेंडेंट होंगे वो कैसे सू करते हैं या बी सूड होते हैं, थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड या उनके गार्डियन। तो यहाँ पे यही भी कह रहे हैं भाई उन पे भी ये पूरा रूल अप्लाई हो रहा है। बहरहाल ये थोड़ा सा जो ऑर्डर है ना ये है टेक्निकल, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसको आप पढ़ना दोबारा से, अगर समझ नहीं आएगा मुझसे नेक्स्ट वीडियो में आप दोबारा पूछना, मैं फिर क्लियर करूँगा। सिंपल सा है लेकिन कुछ बातें टेक्निकल आ गई हैं कहीं ना कहीं पे। तो तीन बातें, इंटेरोगेटरी, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तीन पार्ट बना लेना। 1 to 11 इंटेरोगेटरीज, फिर 12 to 14 डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फिर लास्ट पार्ट के जो सारे हैं वो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कि नोटिस दिया जाएगा और फिर वो प्रोड्यूस करेगा विद इन 10 days, उसका भी आके इसको इंस्पेक्ट कर लो। ये सारी बातें हैं इसमें। ऑर्डर नंबर 12, अब ये एडमिशन से रिलेटेड है। एडमिशंस किसके होंगे, किसी फैक्ट के या किसी डॉक्यूमेंट के, दो ही बातें हैं इसमें, फैक्ट का एडमिशन या डॉक्यूमेंट का एडमिशन। ये कैसे होने, एनी पार्टी टू सूट मे गिव नोटिस टू हिज प्लीडिंग or otherwise in writing that he admits the truth of the whole or any part of the case of any other party। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी अपनी प्लीडिंग्स में एडमिट, देखें ज़रूरी नहीं होता कि हमने हर बात को सिविल लॉ में इनकार ही करना है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ कि किसी ने मेरे अगेंस्ट कोई सूट फाइल कर दिया है, उसने कहा कि जी फलाना वो एक डॉक्टर है बाई प्रोफेशन और वो है, ज़रूरी है कि मैं अपने जवाब दावे में लिखूं कि नहीं जी ये झूठ बोल रहा है, ये डॉक्टर नहीं है, जो कि मुझे उसके मानने से उसके प्रोफेशन से कोई मसला नहीं है। मसला हमारा कोई आपस का कोई केस किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो अगर वो लिख रहा है कि वो जी डॉक्टर है, तो मुझे क्या इस मैटर को डिनाई करने की ज़रूरत है? नहीं, मैं तो उसको एडमिट ही करूँगा ना कि हाँ जी ठीक है ये डॉक्टर है, इससे मुझे कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। या ऐसी बातें जिनको एडमिट ना करने से नुकसान हो उनको भी एडमिट कर लेना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये जो प्लीडिंग्स है ये बड़ा गौर से सोच समझ के, एनी पार्टी टू सूट मे गिव नोटिस बाई हिज प्लीडिंग और अदरवाइज इन राइटिंग दैट ही एडमिट्स द ट्रुथ ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द केस ऑफ एनी अदर पार्टी। ये जनरल रूल बताया कि कोई भी पार्टी अपनी प्लीडिंग्स के थ्रू या अदरवाइज इन राइटिंग कह सकती है कि भई आपके इस केस के इस पार्ट को मैं एडमिट कर रहा हूँ या पूरे क्लेम को मैं एडमिट कर रहा हूँ। ये जनरल रूल बता दिया गया। रूल 2 में क्या है, नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स। अब ये नोटिस किसने देना है, अब ये पहले इन्होंने डॉक्यूमेंट का पार्ट रख लिया है। ईदर पार्टी, कोई भी, चाहे वो प्लेंटिफ है चाहे वो डिफेंडेंट है, ईदर पार्टी मे कॉल अपॉन अदर पार्टी टू एडमिट एनी डॉक्यूमेंट। कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी को बुला सकती है कि भैया आओ जी इस डॉक्यूमेंट को एडमिट करो, सेविंग ऑल जस्ट एक्सेप्शंस एंड इन केस ऑफ रिफ्यूजल और निगलेक्ट टू एडमिट आफ्टर सच नोटिस द कॉस्ट ऑफ प्रूविंग एनी सच डॉक्यूमेंट शैल बी पेड बाय द पार्टी सो निगलेक्टिंग और रिफ्यूजिंग। देखें एक पार्टी है, मैं हूँ, मैं प्लेंटिफ हूँ, मैंने डिफेंडेंट को नोटिस भेज दिया है कि भाई मेरा ये डॉक्यूमेंट आप ना इसको एडमिट करो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपका मेरा हुआ ये ठीक है। उसने या तो निगलेक्ट कर दिया
या उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं एडमिट करता हूँ। फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर उसको प्रूव करना पड़ेगा तो उसकी जो कॉस्ट होगी ना वो उसी पे जाएगी जिसने निगलेक्ट किया या रिफ्यूज़ किया। इन ऑल केसेस ऑफ रिफ्यूज़ल और एडमिट आफ्टर सच नोटिस द कॉस्ट ऑफ प्रूविंग एनी सच डॉक्यूमेंट शैल बी पेड बाय द पार्टी सो निगलेक्टिंग और रिफ्यूजिंग। यानी ये जिस पार्टी ने भी रिफ्यूज़ किया निगलेक्ट किया उसकी कॉस्ट जो भी उसको प्रूव करने की लगेगी वो उस पर उसको पड़ जाएगी। वट एवर द रिज़ल्ट ऑफ द सूट में भी दावे का जो भी रिज़ल्ट आ जाए, दावा चाहे मेरे खिलाफ आ जाए, मैंने नोटिस दिया था उसने रिफ्यूज़ किया, अब डॉक्यूमेंट प्रूव करने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है, किसी को गवाह को लाया जा रहा है, जो भी एफर्ट्स हो रही हैं, उस गवाह के जो भी खर्चा वगैरह पे करना है वो सारे उसने पे करने। डॉक्यूमेंट को जब रिफ्यूज़ कर दिया या निगलेक्ट किया, जब नोटिस दिया गया, खर्चा उसने पे करना है, चाहे केस मेरे खिलाफ ही हो जाए। तो ये इसमें कहा गया अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, लेकिन कोर्ट की वही पावर है कि अनलेस कोर्ट के नहीं भी उसको नहीं डालना, वो एक अलग बात है। एंड नो कॉस्ट ऑफ प्रूविंग एनी डॉक्यूमेंट शैल बी अलाउड अनलेस सच नोटिस इज गिवन एक्सेप्ट वेयर द ओमिशन टू गिव द नोटिस इज इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट सेविंग ऑफ एक्सपेंस। देखें ये वही बातें आ गई हैं कि नोटिस देना ज़रूरी है, नोटिस दिया नहीं दिया, ओमिट कर दिया तो फिर एक्सपेंसेस किसने आना है, ये कोर्ट ने सारी बातें डिसाइड करनी होती हैं। ये जो नोटिस अब देना है किस डॉक्यूमेंट को आप एडमिट करो, ये किस फॉर्म में देना है वो बताया गया रूल 3 में, सब रूल 3 में। अपेंडिक्स ये फॉर्म नंबर 9 अपेंडिक्स सी हमारा चल रहा है, CPC के एंड पे आप उसको जाके देख लेना। उसमें ये नोटिस का पूरा ड्राफ्ट करके कि जी आपने जो नोटिस भेजना है या फलाने डॉक्यूमेंट को एडमिट करो, वो इस तरह ड्राफ्ट करना है। फॉर नोटिस टू एडमिट फैक्ट, पहले था नोटिस भेजा है डॉक्यूमेंट को आप एडमिट करो, फिर आप नोटिस भेज रहे हो कि भाई इस फैक्ट को आप एडमिट करो, ये भी वही बात आ गई। अब फैक्ट पहला डॉक्यूमेंट, दूसरा फैक्ट, भाई मैंने आपसे कर्जा लिया था इस बात को मानो, या वो आपका फलाना है इस बात को मानो, किसी भी फैक्ट से रिलेटेड नोटिस भेज दिया। अब उसका तरीकाकार इधर बताया गया। एनी पार्टी मे बाई नोटिस इन राइटिंग एट एनी टाइम नॉट लेटर देन 9 days बिफोर द डे फिक्स फॉर हेयरिंग, यानी जब केस की हेयरिंग होनी है ना उससे पहले 9 दिन के अंदर अंदर कह रहे हैं ना 9 days के अंदर अंदर कॉल ऑन एनी अदर पार्टी टू एडमिट फॉर द पर्पस ऑफ सूट ओनली एनी स्पेसिफिक फैक्ट और फैक्ट्स मेंशन्ड इन सच नोटिस। उस नोटिस में सूट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, किसी भी फैक्ट से रिलेटेड वो कह देगा कि भाई इसको एडमिट करते हो, मैं नोटिस भेज रहा हूँ आपको, इस बात को एडमिट करो। And in case of refusal or neglect to within 6 days after service of such notice or within such further time allowed by the court, the cause, अब वही बात आ गई, अगर उसको 6 दिन के अंदर अंदर वो जवाब नहीं देता, रिफ्यूज़ कर रहा है, निगलेक्ट कर रहा है, तो कॉस्ट उसको प्रूव करने की उसको पड़ जाएगी। Provided that any admission made in pursuance of such notice is to be deemed to be made only for the purposes of particular suit and not as an admission to be used against the party। अच्छा यहाँ पे ये प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि जब नोटिस भेजा ना कि भाई इस फैक्ट को आप एडमिट करो, उसने अगर कर लिया है तो वो जो उसका एडमिशन यूज़ होगा ना वो सिर्फ इसी सूट की हद तक यूज़ होगा, ये नहीं कि उसके उस एडमिशन को दूसरे केसों में जाके आप यूज़ करना चाहो, नहीं, इसी सूट की हद तक उसको माना जाएगा, क्लियरली मेंशन किया। मेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पर्टिकुलर सूट and not for as an admission to be used against the party on any other occasion or in favor of any other person other than the party giving the notice। किसी दूसरे केस में भी नहीं उसका यूज़ करना, किसी दूसरा पर्सन भी वो उसका बेनिफिट नहीं ले सकता, वो इस सूट की हद तक ही वो एडमिशन माना जाएगा। Provided also that the court may at any time allow any party to amend or withdraw any admission so made on such terms। कोर्ट ये भी कह सकती है किसी टाइम पे, फिर आप उसको एप्लीकेशन दे दोगे जी ये एडमिशन गलत हो गया, मैं नहीं मानता हूँ, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगी तो कह देगी कि आप इसको अमेंड कर लो, अगर कोई बात गलत लिखी गई तो ये कोर्ट की सारी पावर है। फॉर्म ऑफ एडमिशन वो फॉर्म 9 था, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो फॉर्म है वो फॉर्म 9 है, जो अगर आपने फैक्ट से रिगार्डिंग नोटिस भेजना है उसका फॉर्म 10 है, ये सब रूल 5 में है। जजमेंट ऑन एडमिशन, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या जजमेंट आ जाएगी। एनी पार्टी मे एट एनी स्टेज ऑफ द सूट वेयर एडमिशन ऑफ इफेक्ट हैज़ बीन मेड ईदर ऑन द प्लीडिंग्स और अदरवाइज। कह रहे हैं कि अगर किसी पार्टी ने प्लीडिंग्स के थ्रू, प्लीडिंग्स क्या है उसका दावा या जवाब दावा, या अदरवाइज
अब अदरवाइज कौन सा है? अदरवाइज यही तो हम पढ़ के आ रहे हैं कि भाई उसको नोटिस दिया है कि इस फैक्ट को एडमिट करो या इस डॉक्यूमेंट को एडमिट करो, किसी तरीके उसने अपने दावे में किसी बात को मान लिया या जवाब दावे में मान लिया या उसको नोटिस भेजा गया था और उसने एडमिशन कर लिया, दोनों सूरतों में अप्लाई टू द कोर्ट, वो कोर्ट को कोई भी पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है फॉर सच जजमेंट और ऑर्डर एज अपॉन सच एडमिशन, कि उन एडमिशन की बेस पे भैया फैसला कर दो। ही मे बी एंटाइटल्ड टू विदाउट वेटिंग फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर क्वेश्चंस बिटवीन द पार्टीज एंड कोर्ट में ऑन सच एप्लीकेशन में ऑर्डर और सच एप्लीकेशन देने से किसी ने प्लीडिंग में कोई बात एडमिट कर ली है, किसी ने उसको नोटिस दिया गया था, फैक्ट को डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया है, तो जिस पार्टी के फेवर में आ गई है बात वो कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकती है कि इस हद तक आप फैसला दे दो, बाकी जो होगा केस वो डिसाइड होता रहेगा, ये जो इसने एडमिशन किए हैं ना इसकी हद तक फैसला करो, और कोर्ट फिर देख के उस पर ऑर्डर कर सकती है, वहीं पे उस मैटर की हद तक, उस एडमिशन की हद तक वो डिसीजन ही दे सकती है। ठीक हो गया। ये 6 था। 7 एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर एंड एफिडेविट ऑफ द प्लीडर। अच्छा ये अब है कि जो प्लीडर जो वकील साहब हैं और उनके जो क्लर्क हैं उनके सिग्नेचर को कह रहे हैं हम मानेंगे, इसमें इतनी सी बात है। एंड एफिडेविट ऑफ द प्लीडर, ये जो एफिडेविट वगैरह देने हैं ना, एंड एफिडेविट ऑफ द प्लीडर और हिज क्लर्क ऑफ द ड्यू सिग्नेचर ऑफ एनी एडमिशन made in purpose of any notice to admit documents or fact shall be sufficient evidence of such admissions if the evidence thereof is required। वो कह रहे हैं कि एडमिशन अगर एफिडेविट पे किए गए हैं और उस पर वकील साहब के साइन है या उसके क्लर्क के साइन है तो उसको हम माना जाएगा। नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स shall be in form 12 in appendix C with such variations as circumstances may require, an affidavit of the pleader or his clerk of the service of any notice to produce, service of notice to produce, and of the time when it was served with the copy of notice to produce shall be in all cases sufficient for the service of the notice। ये उस notices जो भेजे गए हैं ना, वो जो नोटिस भेजे गए हैं ना उसकी सर्विस से रिलेटेड जो सिग्नेचर्स होंगे वो माने जाएंगे। वैसे ये नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स शेल फॉर्म इन 12 विद सच वेरिएशंस एज सर्कमस्टांसेस में रिक्वायर्ड, एंड एफिडेविट ऑफ द प्लीडर, बयान हल्फी प्लीडर का और हिज क्लर्क ऑफ द सर्विस ऑफ एनी नोटिस टू प्रोड्यूस और ऑफ द टाइम व्हेन इट वाज सर्व्ड विद अ कॉपी ऑफ द नोटिस टू प्रोड्यूस shall in all cases be sufficient evidence of the service of notice and of the time when it was served। अब ये कह रहे हैं कि जो एफिडेविट देगा ना वकील या उसका क्लर्क कि जी हम इस नोटिस की सर्विस हो गई है तो उनके एफिडेविट को माना जाएगा। सिंपल सी इतनी बात है कि जो नोटिस की सर्विस से रिलेटेड, अब ये नोटिस उसको पहुंचना भी तो है ना कि रिसीव हो गया है, तो वो रिसीव होने पे अगर तो एफिडेविट दे रहा है प्लीडर या उसका क्लर्क तो वो सफिशेंट होंगे। कॉस्ट इफ़ ए नोटिस टू एडमिट और प्रोड्यूस स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट विच आर नॉट नेसेसरी द कॉस्ट ओकेजन देयर बाई शैल बी बोर्न बाई द पार्टी गिविंग सच नोटिस। अगर नोटिस दिए गए हैं किसी डॉक्यूमेंट को एडमिट करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए लेकिन वो ज़रूरी नहीं थे तो उनकी कॉस्ट पड़ेगी उस पार्टी को जिसने वो नोटिस भेजा था। सिंपल सी बात है। बहरहाल इन दोनों ऑर्डर्स को आप कल गौर से पढ़ें। ये तो बहुत इजी है। एडमिशन किसके होने हैं, या किसी डॉक्यूमेंट का होगा या किसी फैक्ट का होगा। कैसे करवाने हैं? जिस पार्टी ने किसी डॉक्यूमेंट को एडमिट करवाना है या किसी फैक्ट को एडमिट करवाना है वो इन राइटिंग भेजेंगे उस नोटिस को। अच्छा, वो जो नोटिस होगा उसके फॉर्म बताए गए हैं कि भाई वो इस तरह ड्राफ्ट होने हैं, वो भेजे जाएंगे। अगर वो एडमिट कर रही है दूसरी पार्टी, उनका जवाब एफिडेविट पे आएगा कि वो एडमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो एडमिट कर रहे हैं तो उसकी हद तक फैसला भी आ सकता है। ये इतनी सी बात है कि जितना एडमिशन हो गया उस हद तक डिसीजन, बाकी का देखा जाएगा। यहाँ तक ये सिंपल सा है, 8 रूल है। इसको दोबारा पढ़ लेना। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह हम परसों फिर उसको देख लेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी।
क्वेश्चन नहीं, ठीक है। बहरहाल ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों चैप्टर्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको गौर से पढ़ना। बाकी फिर परसों आगे इंशाल्लाह चलते हैं, ठीक है फिर, ओके।